जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप। तो आज हम देखेंगे यार कि हैश मैप किस तरीके से इंटरनल वर्किंग उसकी कैसे होती है, कैसे उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स या ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं, और जावा 8 से पहले हैश मैप कैसे वर्क करता था और जावा 8 के बाद क्या चेंजेस हमने करे कि हैश मैप की इंटरनल वर्किंग और एफिशिएंट हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, समझते हैं। तो अब देखो, तुम सबको पता है जब भी मैं फंक्शन लिखता हूँ सेइंग दैट मैप डॉट पुट, और मैप डॉट पुट जब मैं करता हूँ तो मैं क्या पास करता हूँ? की और वैल्यू, दो चीजें पास करता हूं मैं। एक की होगी और उसके अगेंस्ट उसका एक वैल्यू होगा। करेक्ट? इतना हम लोगों को समझ आता है। अब देखो, होता क्या है कि जब भी एक की वैल्यू पेयर पास होता है तो इंटरनली मैप में ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि पहले स्टेप पे क्या होता है, दूसरे स्टेप पे, और फाइनली ये किस तरीके से सेट होता है। तो मैप इंटरनली एक एरे है और कुछ नहीं है। क्या है? एक एरे है। ठीक है, इस एरे का कुछ साइज होता होगा, से साइज मैंने ले लिया n। अब ये जो एरे होता है ये कुछ बकेट्स में डिवाइडेड होता है। ये क्या है? ये है बकेट्स। मैं बताऊंगा कि इन बकेट्स के अंदर हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं और कैसे हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो यार होता क्या है कि जब भी हम मैप डॉट पुट फंक्शन कॉल करते हैं तो एक की होती है और एक वैल्यू होती है। तो इस की वैल्यू पेयर को एक बकेट असाइन किया जाता है इस एरे के अंदर इंटरनली। अब देखो, वो असाइन किस तरीके से करा जाता है उसका एक प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैश कोड मेथड क्या होता है। आपने सुना होगा हैश कोड, और एक और मेथड मैं यहां पे लिखूंगा, इक्वल्स। इक्वल्स मेथड। इन दो मेथड्स का क्या यूज होता है हैश मैप की इंटरनल वर्किंग में, इन्हें समझते हैं। तो हैश कोड और इक्वल्स ये बेसिकली दो मेथड्स हैं इनसाइड ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये दो मेथड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी होती है? ये पेरेंट क्लास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, यूजर डिफाइंड, कैसा भी ऑब्जेक्ट आप जब क्रिएट करते हो उसकी एक पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास। सारी क्लासेस, सारे ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट क्लास को ही एक्सटेंड कर रहे होते हैं। तो हैश कोड मेथड का यूज क्या होता है कि हैश कोड मेथड एक ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक यूनिक इंटीजर वैल्यू जनरेट करके दे देता है। अब मैप डॉट पुट के केस में वो कैसे वर्क करता है कि तुमने की दी, ठीक है, तुमने की दी, इस की के अगेंस्ट, इस की के अगेंस्ट हैश कोड मेथड एग्जीक्यूट होता है और एक यूनिक इंटीजर वैल्यू असाइन करके दे देता है। मान लेते हैं कि इस हैश कोड ने, ये मैं लिख देता हूं स्टेप वन। तो स्टेप वन में क्या होता है? स्टेप वन के अंदर सबसे पहले जो भी तुम की असाइन करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, इस की वैल्यू पेयर में जो की होगी वो पास होती है हैश कोड मेथड के अंदर, और उस की के अगेंस्ट एक यूनिक इंटीजर वैल्यू वो जनरेट कर देता है। मान लो जनरेट करा इसने, मान लो मैं इनपुट दे रहा हूं से 1,2। मैं यहाँ पे लिखता हूं 1,2। ठीक है, ये मेरा की वैल्यू पेयर है। ये मेरा की वैल्यू पेयर है। की क्या है? 1। 1 के अगेंस्ट हैश कोड ने सबसे पहले स्टेप में एक यूनिक इंटीजर वैल्यू जनरेट कर दी। वो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ से 123। एक यूनिक इंटीजर वैल्यू बन गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि मेरे को डिसाइड करना है कि ये जो की वैल्यू पेयर है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इस एरे के किस इंडेक्स के ऊपर असाइन करवा दूं, किस बकेट पे असाइन कराऊं। तो आप यहाँ पे देखो, इसकी नंबरिंग करो आप, ये है 0th इंडेक्स, ये है 1, ये है आपकी 2, ये है आपकी 3, ये है 4, एंड सो फोर्थ, कहां तक? n-1 तक। अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं इस की वैल्यू पेयर को किस बकेट के अंदर एंट्री दूं। तो कैसे पता करूंगा? तो स्टेप वन में मैंने जो हैश कोड जनरेट करा है उस हैश कोड को मैं इनपुट दूंगा एक फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, फंक्शन एक ऐसा मेथड होता है जो कुछ इनपुट लेता है
और कुछ आउटपुट देता है। तो मैं पहले स्टेप में जो हैश कोड जनरेट हुआ उसको एज अ इनपुट दूंगा, किस फंक्शन को, एक हैश फंक्शन को, एक हैश फंक्शन को। अब ये हैश फंक्शन एक एल्गोरिदम है, कई तरीके हो सकते हैं ये हैश फंक्शन को आप जनरेट कर सको, इसको आप किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो जो बेसिक लॉजिक कहता है कि जो भी आपके पास स्टेप वन में हैश कोड आया है, जो भी हैश कोड आया है, उस हैश कोड को मॉड्यूलो करवा दो इस एरे के साइज से। ये एरे का कोई साइज होगा, n है, मैंने n डिफाइन कर रखा है, तो आप इसको n से मॉड्यूलो करवा दो। तो जब आप इसको n से मॉड्यूलो करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। डेफिनेटली जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 से n-1 के बीच में ही लाई करेगी, इतना हमको समझ आता है बेसिक मैथ से। मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, इसको ले लेते हैं, ये भी एक बकेट ले लेते हैं, इसका साइज है 6, करेक्ट। तो 123 को जब मैं मॉड्यूलो करूंगा, 123 को जब मैं मॉड्यूलो करूंगा 6 के साथ, तो आपको क्या रिमाइंडर निकल के आएगा, क्या मैं कह दूं रिमाइंडर निकल के आएगा 3। भाई मैथ तो आती है ना, इतनी तो सिंपल मैथ्स आती है, तो बिल्कुल हमें समझ आता है कि रिमाइंडर 3 निकल के आया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मेरे को ये स्टेप 2 में हैश फंक्शन ने ये बताया कि ये जो की है आपको पुट करनी है इंडेक्स नंबर 3 के अगेंस्ट, इंडेक्स नंबर 3 की बकेट के अंदर डालोगे। बिल्कुल सही कहा, इंडेक्स नंबर 3 बकेट के अंदर हम इसको डालेंगे। अच्छा, लेकिन क्या तुम सीधा उठा करके इसको सीधा बकेट में डाल दोगे? नहीं भाई नहीं, तुम डायरेक्टली कभी नहीं डालोगे। तुम सबसे पहले इस बकेट के अंदर जाओगे और चेक करोगे क्या ये की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तुम ये चीज चेक करोगे। तो वो कौन चेक करवाता है, वो चेक कराता है इक्वल्स फंक्शन, इक्वल्स मेथड। अब ये पिक्चर में देखो कैसे आ रहा है। भाई देखो, मान लो इस इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी एक की वैल्यू पेयर पड़ा है 1,4। ये की वैल्यू पेयर ऑलरेडी इस इंडेक्स 3 में पड़ा है। तो जब तुमने चेक करा कि ये जो इनकमिंग इनकमिंग ऑब्जेक्ट, इनकमिंग की वैल्यू पेयर है, इसको इंडेक्स मिल गया 3, तुमने हैश फंक्शन से तुमने सबसे पहले हैश कोड निकाला, हैश कोड से तुमने हैश फंक्शन यूज करके तुमने इंडेक्स बकेट का नंबर पता कर लिया। अब जब तुम इंसर्ट करने के लिए जा रहे हो तो तुम देख रहे हो कि यार ऑलरेडी इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, की वैल्यू पेयर पड़ा है। तो तुम क्या करोगे, तुम इक्वल्स यूज करोगे, इनकमिंग ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट चेक करोगे। और इक्वल्स क्या चेक करेगा, कंटेंट चेक करेगा, किसका, की का। जो इनकमिंग की भी 1 है और एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की भी 1 है, तो यहां पे क्या लगता है क्या होगा, यहां पे जो वैल्यू होगी वो रिप्लेस हो जाएगी इनकमिंग वैल्यू से। तो 4 रिप्लेस हो जाएगा 2 से। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैप के अंदर एक यूनिक की वैल्यू पेयर ही एग्जिस्ट कर सकता है। मैंने 1,4 जब ऑलरेडी था, मैं 1,2 का एक नया की वैल्यू पेयर मैप में नहीं बना सकता हूं। ये उसकी रिस्ट्रिक्शन है, ये उसका कंस्ट्रेंट है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं था, इक्वल्स करा और मैंने चेक करा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, किसी की भी की 1 नहीं है। तो मेरे को समझ आ गया कि किसी की भी की 1 नहीं है, तो मैं डेफिनेटली 1,2 इंसर्ट करवा सकता हूं इस बकेट के अंदर। बहुत बढ़िया, मैंने 1,2 इंसर्ट करवा लिया। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से थोड़ा इसको मैं क्लियर करता हूं। 1,4 कभी था ही नहीं इसके अंदर, और मैंने डायरेक्टली 1,2 इसके अंदर मैंने डाल दिया है। मैं यहाँ पे 1,2 इस इंडेक्स के अंदर डाल देता हूं। तो आपको समझ आया इक्वल्स का यूज क्या था। इक्वल्स कहां पे काम आता है, इक्वल्स ये चेक करता है कि यदि उस की के अगेंस्ट ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो या तो उसको वो अपडेट कर देगा, नहीं प्रेजेंट है तो इंसर्ट कर देगा। अब समझते हैं कि ये जो बकेट है, इस बकेट के अंदर मैं की वैल्यू पेयर स्टोर कैसे करवा रहा हूं। भाई कोई तो डेटा स्ट्रक्चर होगा ना, इस बकेट के अंदर कोई तो डेटा स्ट्रक्चर होगा जो इस की को स्टोर करवा रहा होगा। तो जावा 8 से पहले ये काम होता था लिंक लिस्ट के द्वारा।
इस बकेट के अंदर जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, जो इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाता है, दैट वाज यूज्ड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हम सबको पता है, नोड्स होते हैं और एक नोड अगले नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि अ, अभी तो मेरा इनकमिंग 1,2 था। कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए हैश कोड में निकालूं तो हैश फंक्शन निकालने के बाद उसके लिए भी 3 आए। तो क्यों ना मैं इसको बोल दूं कि मान लीजिए मेरी की निकल के हैश कोड निकल के आया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। मान लेते हैं मैंने इनकमिंग ऑब्जेक्ट दिया 3,6। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके अगेंस्ट मैंने स्टेप 1 चलाया। स्टेप 1 में मेरा हैश कोड क्या निकल के आया, मान लेते हैं इसके लिए हैश कोड निकल के आया 243। क्या निकल के आया 243, एक यूनिक इंटीजर निकल के आएगा। अब मेरे को ये पता करना है स्टेप 2 में कि ये जो की है ये इस एरे ऑफ बकेट्स के किस बकेट नंबर में जाएगी। तो मैंने हैश कोड चलाया, हैश फंक्शन चलाया, हैश कोड मॉड्यूलो 36 जब जैसे ही मैंने करा तो 243 के लिए भी 243 के लिए भी तुम यदि देखोगे तो 243 के लिए भी मैंने जब मॉड्यूलो 6 करा होगा तो आंसर कितना आया मेरे पास। हाँ, इसके लिए भी 3 आया, इसके लिए भी 3 आया। तो जब मैं इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा इसको इंडेक्स 3 पे, तो पहले तो ये चेक करेगा क्या यार 3 की के अगेंस्ट कोई ऑलरेडी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, 3 की का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर, बकेट के अंदर। तो ये क्या करेगा, इसको इस लिंक लिस्ट के अगले नोड में पुश कर देगा और इंसर्ट करवा देगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोलिजन। जब दो इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम बकेट नंबर, सेम इंडेक्स नंबर निकल के आता है वाया हैश फंक्शन, तो उसको बोलते हैं हम कोलिजन। इस कोलिजन को टैकल कैसे करा, इंसर्ट करना था तो कोई नहीं, हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं तो लिंक लिस्ट के अंदर एक और नोड इंसर्ट करवा देंगे। किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर नोड इंसर्ट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है भाई, बिग O ऑफ 1 आती है। बहुत सरल है, यदि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा। एक नोड ही तो अटैच करना है, लास्ट वाले नोड के पॉइंटर के अंदर अगले नोड का पॉइंटर ही तो सेट करना होता है और वो लिंक हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोलिजन और इसी प्रोसेस को बोलते हैं चेनिंग। ये जो कोलिजन कराया है इसको रिजॉल्व कैसे कराया आपने, यूजिंग चेनिंग। आपने एक चेन क्रिएट कर दी, जितने भी नए ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जिन जिन को भी इंडेक्स 3 मिलेगा, वो इस लिंक लिस्ट को भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, हमको ये समझ आता है यार। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, मान लो अभी तो मैंने सिर्फ पुट मेथड तुमको एक्सप्लेन करा, अब मैं करूंगा गेट मेथड। तो जब मैप डॉट गेट करूंगा, मैप डॉट गेट करूंगा यूजिंग यूजिंग एक की, मैं एक की पास करूंगा इसके अंदर कि यार मुझे बताओ कि यार ये की एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसने देखा कि अच्छा ये की है, उस की के अगेंस्ट ऑलरेडी तुम एक हैश कोड जनरेट कर चुके हो। ये याद रखो, किसी भी की के अगेंस्ट एक बार में एक ही हैश कोड जनरेट होगा, बार बार हैश कोड जनरेट नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लो। तो मैंने जो भी की मैं पता करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले देखूंगा क्या उसका हैश कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसका हैश कोड मेरे को मिलेगा, बहुत बढ़िया, हैश कोड मिल गया। अब उस हैश कोड को अगेंस्ट मैं चेक करूंगा कि वो किस इंडेक्स के अंदर बैठा हो सकता है। तो हैश कोड मॉड्यूलो n या हैश कोड मॉड्यूलो 6 जैसी मैंने करा, तो मेरे को मिला कि अच्छा इस की के अगेंस्ट हैश फंक्शन में मैंने रन करा और इस की के अगेंस्ट मेरे को इंडेक्स नंबर आ गया 3। तो डेफिनेटली ये इंडेक्स नंबर 3 के अंदर बैठा होगा। लेकिन इंडेक्स नंबर 3 या बकेट नंबर 3 के अंदर तो ये ऑब्जेक्ट या वो की वैल्यू पेयर एक्चुअल में एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में बैठा होगा डेफिनेटली। और किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग O ऑफ n होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च करने की। किसी भी लिंक लिस्ट में एलिमेंट को सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n लीनियर होती है। इसलिए हमको कुछ ऐसा कर दें जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो सकती है क्या। तो ये लॉजिक था जावा 8 से पहले। फिर जावा 8 जब आया तो उसमें उन्होंने देखा कि यार ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की बिग O ऑफ n हो रही है, इसको डेफिनेटली हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं
क्यों ना मैं लिंक लिस्ट की जगह यहाँ पे एक रेड ब्लैक ट्री यूज कर लूं, एक रेड ब्लैक ट्री यूज कर लूं। तो अब ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज करके मैं इन की वैल्यू पेयर्स को सेट करूंगा। अब किसी भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग घट के हो जाती है बिग ऑफ लॉग एन। इसलिए ये इंप्रूवमेंट हुई जावा 8 के बाद। जावा 8 से पहले हमारा लिंक लिस्ट यूज होता था बकेट्स के अंदर एज अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर ऑल द की वैल्यू पेयर्स, लेकिन जावा 8 के बाद इसको हमने मॉडिफाई करा और वी स्टार्टेड यूजिंग रेड ब्लैक ट्रीज। उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घट गई, बिग ऑफ लॉग एन हो गई। ठीक है, अब सुनो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पहले ना इस सिस्टम को ना मैं इरेज कर देता हूँ, मैं इस पूरे इसको इरेज कर देता हूँ। मैं बस ये एरे रखूंगा और तुमसे एक सवाल पूछूंगा। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम्हें बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इस एरे को हम दोबारा बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, क्वेश्चन ये है कि यदि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और मैं लिखता हूं a डॉट इक्वल्स बी, यदि इसकी वैल्यू मेरे को ट्रू आती है तो तुम क्या इन्फर कर सकते हो उसके हैश कोड के बारे में? उनका हैश कोड क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा, ये क्वेश्चन है। फिर से सुनो, यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और a डॉट इक्वल्स बी यदि ट्रू है तो क्या उन दोनों का हैश कोड भी सेम होगा? तो जवाब है बिल्कुल, उनका हैश कोड भी बिल्कुल सेम होगा। कैसे? क्या तुम्हें दिख रहा है कि इक्वल्स क्या चेक करता है? इक्वल्स कंटेंट चेक करता है। ए एक की रही होगी, बी भी एक की रही होगी, इन दोनों कीज का कंटेंट सेम है। तो किसी भी की का कंटेंट कब सेम हुआ होगा? जब वो दोनों कीज एक ही बकेट में लाए कर रही होंगी, एक ही बकेट में मिली होंगी, तभी तो उनका कंटेंट सेम होगा, डेफिनेटली। और जब वो दोनों कीज एक ही बकेट के अंदर लाए कर रही हैं तो बकेट के अंदर कैसे पहुंची होंगी? हैश फंक्शन ने उनके लिए सेम इंडेक्स वैल्यू जनरेट करी होगी। और हैश फंक्शन को इंडेक्स वैल्यू जनरेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? हैश कोड चाहिए होता है। तो यदि हैश कोड चाहिए तो डेफिनेटली दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, दोनों ही कीज के लिए हैश कोड सेम आया होगा, तभी ना तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि इफ a डॉट इक्वल्स बी ट्रू है तो उनके हैश कोड हैज टू बी सेम, हैज टू बी इक्वल। लेकिन ये स्टेटमेंट वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है। मान लो कि दो कीज के लिए हैश कोड मेरे पास मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं कि अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा कि यदि इन दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, दो कीज के लिए उनका हैश कोड सेम है तो क्या उनका इक्वल सेम होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? मान लो यार, एक ऑब्जेक्ट के लिए मेरे लिए हैश कोड जनरेट हो गया 123, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उस दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी, और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी मान लो 123 जनरेट होकर के आ गया मेरा हैश कोड। तो इतना तो हमें समझ आता है कि दोनों को एक ही लोकेशन मिलेगी। बट हो सकता हो यहाँ पे एक्चुअल में ये हो 1,3 और ये हो तुम्हारा क्या नाम है 2,4 की वैल्यू पेयर। तो यार दोनों एक ही जगह जा रहे हैं ना। यदि दोनों एक ही जगह जा रहे हैं लेकिन इनका इक्वल्स तो मैच ही नहीं करता है, एक के लिए 1 है, एक के लिए 2 है। तो जब इक्वल्स मैच नहीं करा तो क्या फर्क पड़ता है? इसको बोल, इसी प्रोसेस को बोला मैंने क्या? कोलिजन। इसी प्रोसेस को कोलिजन बोला। अभी कोलिजन हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को एक ही बकेट वैल्यू मेरे को मिल असाइन हो गई है। ठीक है, ये हम लोगों को समझ आता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एरे है, ये जो एरे है, ये अपना साइज डायनामिकली इंक्रीज कर लेता है। क्या करता है? डायनामिकली इंक्रीज करता है। कैसे? मान लो ये पूरा का पूरा मेरा एरे भर चुका है। मान लो ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया। अभी मेरे को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट होने के लिए क्या होगा? ये डायनेमिकली इंक्रीज होगा आगे और इसका साइज ग्रेटर और साइज बढ़ेगा इसका, है ना? अब तुम एक बात बताओ यार कि जब मैं साइज बढ़ा रहा हूं तो क्या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट था
जो इस इंडेक्स नंबर 0 के अंदर एग्जिस्ट करता था। एक ऑब्जेक्ट था, इस 0 के अंदर की वैल्यू पेयर थी, इस ऑब्जेक्ट ये बकेट असाइन हो रखी थी रीसाइजिंग होने से पहले। रीसाइजिंग होने के बाद क्या लगता है इस ऑब्जेक्ट के लिए फिर से इसका बकेट वैल्यू कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। सिर्फ इसी के लिए नहीं होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे जो पहले से ही इन सभी बकेट्स में बैठे थे, उन सब के लिए फिर से री इवेल्युएट होंगे उनके बकेट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि बकेट इंडेक्स निकालने का तरीका क्या होता है, हैश कोड क्या होता है, हैश वैल्यू मॉड्यूलो साइज। तो यार एक बात बताओ, यदि साइज मेरा चेंज होगा, ये n तो डायनेमिक है ना, ये तो चेंज हो सकता है, ये चेंज हो गया देखो। तो जैसे ही n की वैल्यू चेंज होगी तो 0th इंडेक्स पे पड़े ऑब्जेक्ट के लिए एक न्यू बकेट असाइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए सबके लिए रिकैलकुलेट होंगी उनकी बकेट वैल्यूज। तो यार ये था तुम्हारे हैश मैप के बारे में। एक बार फिर से मैं समरी दे देता हूं कि एक हैश मैप के अंदर एक की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करती है, यूनिक की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करती है, और हाँ, एक नल वैल्यू अलाउ होती है, एक नल की वैल्यू अलाउ होती है हैश मैप के अंदर, लेकिन नल वैल्यूज कई सारी अलाउ हो सकती हैं। ठीक है, अब सुनो, हैश मैप के अंदर इंटरनली जो बकेट्स हम असाइन करते हैं, उस बकेट्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हैश कोड की मदद, हैश फंक्शन की मदद से। हैश फंक्शन को क्या इनपुट चाहिए होता है, एक हैश कोड चाहिए होता है। हैश कोड क्या होता है, एक मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्लास में प्रेजेंट होता है, जो एक यूनिक इंटीजर वैल्यू जनरेट करके देता है। ठीक है, अब इक्वल्स मेथड का क्या काम होता है कि वो ये चेक करता है कि वो की किसी भी बकेट के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यदि वो चेक करा कि उसको नहीं एग्जिस्ट करती तो इंसर्ट करवा देगा। इंसर्ट जावा 8 में कैसे होता था, लिंक लिस्ट, जावा 8 से पहले लिंक लिस्ट के फॉर्म में इंसर्ट होता था। इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती थी, लेकिन सर्चिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो जाती थी। जावा 8 के बाद ये चीज हमने रेड ब्लैक ट्रीज में सीखी। रेड ब्लैक ट्रीज में इंसर्शन तो कांस्टेंट होगा, लेकिन जो तुम्हारा जो गेट होगा वो log n हो जाएगा, तो ऑप्टिमाइज्ड हो गया। हमको ये समझ आता है। दो ऑब्जेक्ट्स के लिए जब डॉट इक्वल सेम होता है तो उसकी हैश कोड वैल्यू भी सेम होगी, ये रूल है। वाइसा वर्सा ट्रू नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का यदि सेम हैश कोड है तो जरूरी नहीं कि उनका इक्वल्स भी सेम हो, उनकी की भी सेम हो। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा हैश मैप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।